हाय ऑल, वेलकम यू ऑल बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ यू गाइज डूइंग? कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट 2 पर। पार्ट 1 नहीं देखा है सो आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल कि जाके पहले पार्ट 1 देखो, बिकॉज पार्ट 1 इज द बेस। ठीक है, तो अगर आपको पार्ट 1 जहाँ पर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, अगर आपको वो पता नहीं लगेगा तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको थोड़ा इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमें इसको पार्ट 2 जो है हमारी बीएसटी के चैप्टर आई गेस 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बट नॉट ओनली दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर क्लास 12 स्टूडेंट जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अपने एमबीएज में है, जो अपने ग्रेजुएशन टाइम में है। ये चैप्टर अगर आपको कहीं पर भी आपके लेसन आपके कोर्स में है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। चलो शुरू करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, मुझे एक बात बताओ। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब फाइनेंस की प्लानिंग करना। ठीक है, फाइनेंस की प्लानिंग क्यों करनी है? क्योंकि हमें ये देखना है कि आने वाले समय में हमें कितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। अब मैम क्या जरूरत है देखने की, क्यों पता करना है कितना पैसा चाहिए? तो मेरी बात सुनो, अगर हमें सही समय पर सही अमाउंट ऑफ मनी अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम हमारी कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आज अगर मेरे पास सैलरी आ गई है ना, मेरे पास सैलरी आई और मैंने सारा पैसा अपनी शॉपिंग में उड़ा दिया। ठीक है, मैंने प्लानिंग ही नहीं करी कि मुझे इतना रेंट देना है, इतना मुझे ट्रैवल का खर्चा होगा, इतना मेरे खाने का खर्चा होगा। अगर मैं प्लानिंग ही नहीं करूंगी और सारा पैसा एक साथ उड़ा दूंगी तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट फेज होगा। फिर मैं रेंट कैसे भरूंगी, फिर अपने फूड एक्सपेंसेस कैसे पूरे करूंगी? तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए जिससे हमें ये पता पड़े कि हमारे पास इनफ फंड है या नहीं। और इनफ फंड क्यों चाहिए? ताकि हम हमारी कमिटमेंट को ऑनर कर पाए। ठीक है, और फंड्स, अब एक और बात, ये बात आप ध्यान रखो कि फंड्स अवेलेबल होना चाहिए करेक्ट अमाउंट में एट अ करेक्ट टाइम। जैसे कि अभी अगर मेरे पास 10,000 रुपए की जरूरत है तो मेरे पास 10,000 रुपए होने चाहिए। पर यह भी बात सही है कि ऐसा नहीं हो कि मेरे पास 1 लाख रुपए फालतू में पड़े, वरना वो 90,000 क्या है, वो जस्ट डेप्रिशिएट हो रहा है पैसा इन्फ्लेशन के कारण। तो आपको जितनी जरूरत हो उतना पैसा आपके पास होना चाहिए, बाकी आपका पैसा इन्वेस्टेड होना चाहिए। अदरवाइज एवरी पेनी इज अ कॉस्ट टू कैपिटल। कॉस्ट टू कैपिटल, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा अगर आप अपने पास जमा करके रख रहे हो, ठीक है, अगर आप इमरजेंसी फंड बना रहे हो, अनसिन लाइबिलिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन इट इज डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट अगर वैसा नहीं है और आपके पास फालतू पैसा रखा हुआ है, कोई यूज नहीं कर रहे हो आप उसका, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी चाहिए भैया? क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों कर रहे हो तुम फाइनेंशियल प्लानिंग? ताकि हमें पता पड़े अवेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड। जब भी हमें पैसों की जरूरत हो तब हमारे पास क्या होना चाहिए? फंड होना चाहिए। टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरी। अब फंड, मुझे एक बात बताओ, कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है? या तो शेयर होल्डर के थ्रू आता है या तो वो डेट इश्यू करती है। तो ये बात तो फाइनल है कि फर्म को कहीं ना कहीं से पैसा लेना पड़ता है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू कि ऐसा ना हो कि फर्म अननेसेसरी पैसा क्या करे, रेस कर ले। जरूरत ही नहीं है तो भी शेयर्स इशू करे, जरूरत ही नहीं है तो भी लोन ले लिया। तो बिना जरूरत के अगर आप पैसा रेस कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट है वो, आपको उस पर इंटरेस्ट देना है, आपको उस पर डिविडेंड देना है। यू शुड नॉट रेज अननेसेसरी फंड। और वो कैसे पता पड़ेगा? जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। तो टिपिकली फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है 3 से 5 साल के लिए। ठीक है, फॉर लॉन्गर पीरियड इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। अब मेरी एक बात सुनो, मुझे आज मैं थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट, सी लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, मैं हमेशा बोलती हूँ कल क्या होगा हमें नहीं पता, पर हमें फिर भी हमारे आने वाले 3 या 5 साल की प्लानिंग तो करनी ही चाहिए। क्या होगा नहीं पता, बट हमें फिर भी हमारा माइंडसेट रेडी रखना चाहिए कि हमारे क्या गोल्स है।
तो वैसे ही जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो अराउंड 3 to 5 years के लिए होती है, ज्यादा समय के लिए हम नहीं कर सकते, ठीक है। हम अब फाइनेंशियल प्लानिंग यूजुअली बिगिन विद द प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट। किसी भी बिजनेस को पैसा कहाँ से आता है? आज भैया कोई भी इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर हो, प्राइमरी सेक्टर हो, कैसा भी टर्शरी सेक्टर हो, सबका मेन गोल होता है सेल्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, क्योंकि सेल्स ही एक ऐसा जरिया है जहां से सामान बिकता है और वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अगर हमें ये पता पड़ जाए कि भैया हमारी सेल्स कितनी होने वाली है, हमारा सेल्स फॉरकास्ट हमें पता पड़ जाए, तो हमें पैसों की कितनी जरूरत होगी वो भी हमें पता लग जाएगा। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव आप समझ गए कि क्यों की जाती है। अब क्या कितनी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग वो हम समझते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल प्लानिंग ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। किसी भी धंधे में अगर आप बहुत सारी प्लानिंग करते हो, ठीक है, इन्वेंट्री की प्लानिंग करते हो, असेट्स की प्लानिंग करते हो, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करते हो, पर इन सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लानिंग होती है वो होती है फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि इट एम्स एट इनेबलिंग द कंपनी टू टेकल द अनसर्टेनिटी, ताकि कंपनी को पता पड़े कि कल से अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो ओके आई हैव प्लान, ठीक है। तो क्यों जरूरी है एक एक करके समझते हैं। इट हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर। अगर हम आज प्लानिंग करेंगे तो हमें भविष्य की पता होगा कि चलो भविष्य में अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा कर लेंगे। जैसे कि अगर 20% ग्रोथ हुई है सेल्स में प्रेडिक्टेड है, हाउएवर इट मे हैपन दैट ग्रोथ रेट इवेंचुअली टर्न्स टू 10 or 30%। My item of expense shall be different in 3 situations by preparing a blueprint of this situation। तो अगर आपके पास ब्लूप्रिंट रेडी है कि भाई ऐसा हुआ तो ऐसा कर लेंगे, ज्यादा हुआ तो ऐसा कर लेंगे, कम हुआ तो ऐसा कर लेंगे, अगर आपके पास प्लानिंग रेडी है तो एक्चुअल में जब आप उस सिचुएशन को फेस करोगे, एक्चुअल में जब आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम आएगा, बिजनेस की लाइफ में वो प्रॉब्लम आएगा, तो यू विल नॉट बी लाइक ओ माय गॉड क्या करें, वो सिचुएशन नहीं होगी। नाउ इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक। ये जो अभी मैंने ओवर एक्टिंग की है ना, क्या हो जाएगा, तो बिजनेस को आगे जाके कोई शॉक ना मिले, सरप्राइज ना मिले, इसलिए उसको प्लानिंग करके रखनी चाहिए। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन। बिजनेस में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, सेल्स होता है, प्रोडक्शन होता है, सारे फंक्शन को अगर कोऑर्डिनेट करना है तो हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कि भाई कितना पैसा किसको कब जरूरत पड़ेगी, सेल्स डिपार्टमेंट को कितनी पड़ेगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितनी पड़ेगी, एचआर डिपार्टमेंट को कितनी पड़ेगी। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेगा सारे डिपार्टमेंट में, ठीक है। उसके बाद डिटेल प्लान ऑफ एक्शन। हमारे पास एक प्लान ऑफ एक्शन रेडी है कि भैया हमें कल क्या करना है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। जब हमें पता होता है ना कि हमें क्या करना है तो वेस्ट कम होता है। जैसे अगर हमें पता है कि हमें भैया 10 यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो हम कभी भी 20 यूनिट का रॉ मटेरियल ऑर्डर नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट बचेगी, वेस्ट नहीं होगा, कोई भी काम डुप्लीकेट नहीं होगा, ठीक है। इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। हम जब प्लानिंग करते हैं ना तो हम लिंक करते हैं प्रेजेंट को फ्यूचर से। जैसे अगर आज मैं मनाली जाने की प्लानिंग कर रही हूँ तो मैं लिंक कर रही हूँ कि अच्छा आज ये है तो उस दिन मुझे क्या करना है, आई एम लिंकिंग। तो दिस इज वेयर द प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बाय स्पेलिंग आउट डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव फॉर वेरियस बिजनेस सेगमेंट इट मेक्स द इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजी। जब हमें पता होता है कि डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव पता होता है किसी भी बात का तो इवैल्यूएशन करना परफॉर्मेंस का ईजी होता है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। अगर आपको लगता है इसको रीड करना सबसे पहले तो ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर की सेपरेट शॉर्ट में बना के डालूंगी, वो जरूर देखना, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इररिस्पेक्टिव आप कौन सी स्ट्रीम में पढ़ रहे हो, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, नहीं फर्क पड़ता है, बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल मतलब पूंजी। कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी। उसका स्ट्रक्चर कैसे समझोगे आप इसको? पूंजी का स्ट्रक्चर मतलब मेरे धंधे में, मेरे बिजनेस में मुझे जो काम करना है, ठीक है, उसके लिए मुझे चाहिए पैसा।
क्या चाहिए मुझे? पैसा। पैसा इज द ब्लड ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन। अब मुझे उस पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा? मुझे उसका एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि भैया मैं अपना फंड जो है वो कहाँ से रेज करूं। ठीक है, तो कैसे बनेगा वो स्ट्रक्चर? तो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट। इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट, दैट इज इक्विटी एंड डेट, सिग्निफाइड बाय ई एंड डी। जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हो तब आप ये डिसाइड करते हो कि आपके कैपिटल में कितना पैसा इक्विटी से आएगा और कितना पैसा डेट से आएगा। इक्विटी को कहते हैं ओनर्स फंड। क्या कहते हैं? ओनर्स फंड। और डेट को क्या कहते हैं? बोरोड फंड। क्या कहते हैं? बोरोड फंड। मतलब ये जो पैसा है इक्विटी, ये किसका पैसा है? ओनर का पैसा है। ओनर मतलब शेयर होल्डर, ओनर मतलब एंटरप्रेन्योर, जिसने अपना पैसा लगाया है। बोरोड फंड, अब पैसा बोरो किससे करोगे? या तो वो पैसा आपने बैंक से बोरो करा है, या तो आपने डिबेंचर इशू किए हैं, या तो आपने लोन के थ्रू, या तो फिर आपने क्या किया है, किसी इनफॉर्मल कोई दोस्त से पैसे लिए हैं। तो ये होता है इक्विटी और डेट में डिफरेंस। आई होप नाउ इट इज क्लियर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर refers to the mix of owners and borrowed fund. This shall be referred as equity and debt in a subsequent text. It can be calculated as डेट इक्विटी रेशो। अगर आपको कोई बोले डेट इक्विटी रेशो क्या होता है, तो आप उसको सीधा बोलना कि बिजनेस के अंदर जो कैपिटल स्ट्रक्चर बना है उसके अंदर डेट की कितनी मात्रा है और इक्विटी की कितनी मात्रा है, उस प्रपोर्शन को कहते हैं डेट इक्विटी रेशो। डेट सिग्निफाई करता है कि कितना पैसा आपने बोरो किया, और इक्विटी सिग्निफाई करता है कि कितना पैसा आपके ओनर ने लगाया, या तो शेयर होल्डर्स ने या खुद आपके बिजनेस ओनर ने। ठीक है, अब हम आते हैं। डेट एंड इक्विटी डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर कॉस्ट एंड रिस्कनेस। अब आप बोलोगे कि मैम क्या फर्क पड़ता है, डेट से ले लो, इक्विटी से ले लो, जो आपको इच्छा लगे उससे ले लो। ऐसा नहीं होता है। डेट और इक्विटी दोनों को कंपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और रिस्कीनेस। कंपेयर किया जाता है कि भैया किसकी कॉस्ट ज्यादा है कम है, और किसकी रिस्क ज्यादा है और कम है, और जो हमें कम रिस्क कम कॉस्ट में पैसा देगा हम हमेशा वहां से पैसा उठाएंगे। द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द फर्म। इस लाइन को रट लो, हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बिकॉज क्यों? द लेंडर रिस्क इज लोअर देन द इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क। हमेशा जो आपको पैसे दे रहा है उसकी रिस्क तो कम ही होगी एज कंपेयर टू शेयर होल्डर रिस्क, क्योंकि जब आप किसी भी कंपनी की इक्विटी खरीदते हो तब आप ज्यादा रिस्क लेते हो एज कंपेयर टू जब आप उसको लोन देते हो। ठीक है, सिंस द लेंडर अर्न एन एश्योर्ड रिटर्न, लेंडर को पता है कि भाई मुझे इतना रिटर्न तो मिलेगा, एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, एंड देयरफॉर दे शुड रिक्वायर लोअर रेट ऑफ रिटर्न। एडिशनली इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज डिडक्टेबल एक्सपेंस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। जो हमारा डेट में हम इंटरेस्ट पे करते हैं, डेट में हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं उस पर हमें टैक्स भी नहीं लगता, और क्योंकि जो हमें लोन दे रहा है उसको ये बात पता होती है कि भैया मेरा पैसा आ ही जाएगा, तो वो कम रिस्क ले रहा है। अब क्योंकि वो कम रिस्क ले रहा है तो उसको रिटर्न भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। समझे? इसीलिए कहा जाता है कि कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ फर्म। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम आते हैं EBIT क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अ फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसे कौन, जस्ट अ सेकेंड,
ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिससे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का चॉइस बदलेगा। मतलब जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है वो ये डिसाइड करेगा कि उसको क्या ज़्यादा रखना है। तो सबसे है कैश फ्लो पोजीशन। कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन क्या है। कैश फ्लो का मतलब होता है कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। साइज ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर बोरोइंग। जब भी आप किसी से पैसा बोरो कर रहे हो तो आपको देखो कि आपका जिस भी प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया है वहां से पैसे का फ्लो कितना है, कितने टाइम में पैसा आ रहा है और कितने टाइम में पैसा जा रहा है। अब it must be kept in mind that a company has cash payment obligation for normal business operation। और ऐसा नहीं है कि आपने सारा पैसा उसमें लगा दिया, आपके पास कैश पेमेंट होना चाहिए नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, फॉर मीटिंग डेट सर्विस कम्युनिकेशन एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट। ये फिक्स खर्चे। तो आप जब भी पैसा बोरो करो तब आप ये देखो कि मैं इसको तो साइड ही निकाल दूं कि इसका पेमेंट तो मुझे करना ही है। तो आपको कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन देखनी चाहिए। फिर आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये बताता है कि कंपनी अपना इंटरेस्ट जो है वो कैसे कवर कर पाएगी या नहीं, मतलब हमारा इंटरेस्ट हमें मिलेगा या नहीं, कैसे। द इंटरेस्ट कवरेज रेशो रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ अ कंपनी कवर द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। दिस मे बी कैलकुलेटेड ईबिट अपॉन इंटरेस्ट। हायर द रेशो, जितना अच्छा आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो होगा उतना अच्छा आपकी फर्म की वैल्यू होगी। अ फर्म में हैव हाई ईबीआईटी बट लो कैश बैलेंस अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन आर आल्सो रेलेवेंट। अब आता है डेट सर्विस कवरेज रेशो। Debt service coverage ratio takes care of deficiency referred to interest coverage ratio. The cash profit generated by the operation are compared with total cash required. मतलब अगर कैश रिक्वायरमेंट मेरी 1000 है, बाकी कैश प्रॉफिट अगर मुझे 500 का हुआ है, तो ये जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम डेट सर्विस कवरेज रेशो का यूज करते हैं। ऑफ द डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। ये फॉर्मूला लिखा है, जितना अच्छा और जितना ज्यादा आपका डीएससीआर होगा उतना अच्छा आपकी फॉर्म की पोजीशन डिफाइन करेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा है आपको पता होना चाहिए कि आपका वहां से रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न कितना है। अगर आपने मान लो कि कहीं से लोन लिया है 6% ब्याज पे, पर आपने जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है वो आपको 4% ब्याज दे रहा है, तो क्या आपने जो पैसा उधार लिया है वो आपको कवर करके दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा है। अगर मैंने 6% ब्याज पे पैसा उठाया और मेरा प्रोजेक्ट मेरे को 13% का इंटरेस्ट दे रहा है, तभी मेरा पैसा लगाना काम का है, वरना काम का नहीं है। कॉस्ट ऑफ डेट देखनी पड़ेगी, टैक्स रेट देखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्लोटेशन कॉस्ट, रिस्क कंसिडरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, स्टॉक मार्केट कंडीशन। अब फिक्स्ड एंड किस बिजनेस में हमें फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखनी चाहिए, दैट आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। इसका थोड़ा और पार्ट रह गया बट वीडियो लंबी हो रही है तो माइट आई विल टेक दोस पार्ट इन लास्ट वीडियो। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो विल कवर। आई डोंट वांट टू रश, सो विल गो स्लोली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।